जी आरंभ करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज अब हमने पिछले क्लास में जो समझा है, भाव किसे कहते हैं, भाव हो या व्यापार हो या क्रिया हो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। कर्म किसे कहते हैं, फल किसे कहते हैं, कर्ता कौन होता है, इसके विषय में जाना था। और इसके अलावा हमने सकर्मक और अकर्मक इनके लक्षणों को भी जाना था, और सकर्मक धातुएं कौन होती हैं, अकर्मक कौन होती हैं, इस बात को भी हमने बारीकी से समझा था। आज उसी क्रम में अब हम धातु प्रकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से अब सूत्र है वर्तमाने लट। तो वर्तमाने लट सूत्र का जो अर्थ है वो यह है कि वर्तमान क्रियावृत्ते धातुर लट स्यात्। ठीक है, श्याम सुंदर जी आ गए हैं क्या? जी बड़े भैया प्रणाम करता हूँ। महादेव, हाँ जी। तो वर्तमाने लट सूत्र है। अभी अब क्या बताया जा रहा है आपको, देखो अब प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जो धातु प्रकरण है, जो तिङन्त प्रकरण है, इसके बारे में अब बताना प्रारंभ कर दिया कि अब उसकी स्टार्टिंग के अब लकारों को लाना शुरू करेंगे धातुओं से। ठीक है, तो जिन धातुओं से जिन लकारों को लाना शुरू करेंगे, तो अब वहां पर ये अब साथ में बतला रहे हैं कि अब जो लट लकार है उसका क्या अर्थ है। ठीक है जी, किस उसमें आता है, आपने अभी तक समझा कि जो लकारों का जो सामान्य एक अर्थ है, लकारों का सामान्य अर्थ आपने समझा कि कर्ता कर भाव, ये लकारों का सामान्य अर्थ है। सभी लकारों का है, वो 10 लकारों का। ठीक है, बात आ रही समझ में? कर्ता कर्म भाव लकारों का सामान्य अर्थ है, ये बात जाने रहना। अब उन लकारों का एक एक का विशेष अर्थ बतला रहे हैं। अभी तक आपने सामान्य पढ़ा, अब उन लकारों का एक एक का विशेष अर्थ बता रहे हैं। जी। तो क्या होगा, जैसे वर्तमाने लट, वर्तमाने लट, तो लट के जो 3 अर्थ हैं वो पहले कहे जा चुके हैं, एक चौथा ये और हो जाएगा कि वर्तमान भी अर्थ है उसका। ठीक है जी, ये साथ में और हो जाना है। हाँ जी जी, अनिल प्रसाद दांडेकर जी, प्रसाद अनिल जी दांडेकर। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बीच में बहुत, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज ब्रेक हो रहा है? जी जी, अच्छा, हो तो बताना मुझे। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है। ये उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। होता भी है तो कोई एक व्यक्ति सूचित कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है दूसरे नेटवर्क से जुड़ने के। चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि बढ़िया ही आएगा, आप चिंता ना करें जी। अब वर्तमान लट, इस सूत्र का अर्थ आपने समझ लिया कि वर्तमान क्रियावृत्ति धातु लट स्यात्। जब वर्तमान क्रियावृत्ति धातु अर्थात धातु से जब हमें ये वर्तमान काल की विवक्षा हो, तो हमें लट लकार लाना चाहिए। लट लकार जो आएगा वो किन अर्थों में आएगा? वर्तमान में तो आएगा, तो साथ साथ हमने ये भी लिख दिया है यहाँ पर, हालांकि आपके लौक सिद्धांत कौमुदी के मूल में नहीं है, कर्तृकर्म भावेषु, इसको भी साथ साथ कहते चलिए, इससे और क्लियर होता जाएगा। क्योंकि कोई सा भी जो लकार अब आएगा वो कर्तृकर्म भावेषु इनमें तो आएगा ही आएगा। पर यहां पर ये आप कर्तृवाच्य पढ़ रहे हो, मतलब आगे आप यहां पर पढ़ोगे कि कर्तृ विवक्षायाम, इसलिए कर्ता अर्थ में आएगा है। कर्म भाव छूट जाएंगे, कर्म भाव यहाँ के लिए छूट जाएंगे। आगे जब आप जब कर्मवाच्य भाववाच्य पढ़ोगे तो वहां पर वो उसके अर्थ होंगे। तो कहने का सामान्य मतलब यह हुआ कि जो लट लकार है वो वर्तमान काल की विवक्षा में
कर्तृकर्म भाव की विवक्षा में हुआ करता है। ठीक है, जी चलिए अब हम क्या करते हैं, भू धातु से लट लकार लाते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बात समझना आवश्यक है। चलो पहले लट लकार ला लेते हैं तो ऐसी स्थिति बनेगी, उस बात को अभी थोड़ी देर में समझते हैं, वर्तमान चीज को, है ना। तो जी। भू लट ये स्थिति हुई, अटावितौ लट में क्या है, अ और टा की संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि टकार की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से, और जी तस्लोपा से लोप, और ल ट ला में आ भी है जो कि अनुनासिक है, अतः उपदेश से अनुनासिक से उसका कार की संज्ञा हो जाएगी, तस्लोपा से उसका लोप कर देना। दोनों चले गए, लकार मात्र बचा। कौन बचा? लकार। जी अब ला की भी संज्ञा हो सकती है, क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा है लशक तद्धिते। जी ठीक है, जी सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि ल स और कवर्ग है वो संज्ञक होते हैं, तद्धित को छोड़ के। तद्धित को छोड़ के तद्धित तद्धितीय प्रत्यय तो है ही नहीं है। जी ठीक है, तो जी चलिए अब उससे यहां पर लकार की संज्ञा तो प्राप्त है, लेकिन होती क्यों नहीं है, तो उसके लिए आगे लिख रहे हैं, अटावितौ तो लिख दिया कि लट में और टा की संज्ञा हो जाएगी, जी लेकिन लकार की संज्ञा क्यों नहीं होती, तो सामर्थ्यालस्य नेत्वम, उच्च लकार की संज्ञा नहीं होगी। ये भैया उच्चारण सामर्थ्य क्या चीज है, तो उच्चारण सामर्थ्य ये चीज है कि यदि सबई का लोप करना था, आपने टा को भी हटा ही दिया, अकार को भी हटा ही दिया, लकार जी। को भी यदि हटा दोगे तो बचना ही कुछ नहीं है। हम्म। तो क्या पाणिनि जी ने, ठीक है, लट जी। लिट लुट हर जगह लकारई जो उच्चारण किया है, उससे यह पता चलता है कि उच्चारण सामर्थ्यात, अर्थात उच्चारण करने के कारण लकारस्य नित्वम, उस लकार की इत संज्ञा नहीं संज्ञा होगी, नहीं तस्य होगी। न इत्वम, उसकी इत संज्ञा नहीं करनी है। तो भैया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो स्थिति हो जाएगी अपनी भूल। अब ये समझ जी। लीजिए, यहाँ जो हम स्थिति बता रहे हैं यही लगभग सभी धातुओं के साथ हो रहा है, इसलिए भू धातु को अच्छे से हृदयंगम कर लेना तो आपको जी। तिगंत समझ में आ जाएगा, उधर एध को कर लेना तो तिगंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, जी तो ठीक है, हम स्थिति तो समझ गए यहाँ तक कैसी स्थिति हो गई है। पर जी अब सबसे पहले ये समझ लें कि ये वर्तमान होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया कि वर्तमान क्रिया वृत्ते धातुर्लट से, कि वर्तमान को जो काल है वो वर्तमान काल क्या है, कितना है, कौन से काल को कहते हैं, आप समझते ही हो, प्रेजेंट, ये आंग्ल अनुवाद है उसका। लेकिन यहाँ पर तो उसका वाक कायदा हिंदी में तो देखो, वर्तमान काल के लिए क्या कह देते हैं कि रहा है, रही है, और ये सब वर्तमान काल ही है ना। जी तो होता है ये भी वर्तमान काल है, ऐसा समझा दिया जाता है। यहाँ पर बाकायदा इसके कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी सी परिभाषाएं भी दी हैं इसको समझाने के लिए कि वर्तमान काल होता क्या है। ये टीकाओं में लिखी है, ये 3 तरीके की हमें मिली तो हमने तीनों तरीके से लिख दी है, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप मान लेना। सबसे पहला लिखा है इसके लिए कि क्रिया, ये सबसे सरल है, क्रियायाः प्रारंभतः समाप्ति पर्यंतो कालो वर्तमानः। क्रियायाः प्रारंभतः, क्रिया के प्रारंभ से समाप्ति पर्यंत जो काल होगा वो वर्तमान काल होगा। बात आई ना समझ में? जी अब इसको देखो, तीनों में बात एक ही है। देखो दूसरा भी लक्षण समझ लो, प्रारंभ समाप्ति अभिव्याप्य, प्रारंभ और समाप्ति अभिव्याप्य, अर्थात इससे मिलकर के वृत्तिमान कालो वर्तमान, ऐसा जो काल है वृत्तिमान काल वो वर्तमान काल हो जाएगा। मतलब प्रारंभ और समाप्ति को जो अभिव्याप्त करता है, अर्थात उसे व्याप्त करता है, ठीक है ना, ऐसा काल वर्तमान काल है। या फिर ये भी लक्षण बहुत कहा जाता है ज्यादातर पुस्तकों में कि प्रारब्धा परिसमाप्ति क्रिया वर्तमान ना, आपकी इस आवाज अभी तरीके कट से गई भी थी। ये किया जाता है। आवाज क्लियर नहीं, अच्छा आवाज सही नहीं आ रही है आपकी अभी। अच्छा, थोड़ी सही सी। आ रही है? हाँ हाँ सही आ रही है? हाँ हाँ आ रही, थोड़ा सा
हाँ हाँ, थोड़ा ये क्या है, नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है और दिनों की अपेक्षा। हाँ हाँ तो देखते हैं हम, नहीं तो हम लैपटॉप से पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। इसमें ब्रेक ज्यादा होती है, तो वैसे मुझे लगता है आज तो इधर भी ब्रेकिंग हो रही है। गुरुजी बहुत आवाज ठीक आ रही है आपकी आवाज भैया मेरे पास तो। नहीं, कुछ जगह मैं समझता हूँ कि आज नेटवर्क थोड़ा सा ये है कि थोड़ा कम कभी, पर आप चिंता न करें, आप जहां पर थोड़ा कटे मिस हो एक बार हमें सूचित करेंगे, हम उस बात को दोबारा से कह देंगे, ठीक है। जी मैं भी देख रहा हूँ थोड़ा सा कभी कभार हो जा रही है, ये नेटवर्क समस्या के कारण हो सकता है। तो चलो अब हम बोले। जी, तीसरा पॉइंट। हाँ हाँ, तीसरा यह है कि प्रारब्धा परिसमाप्ति क्रियाश्रयत्वम, प्रारब्धात् इत्युक्ते आरंभात्, अपरिसमाप्ति क्रियाश्रयत्वम, क्रिया अभी समाप्त नहीं है, हुई है, अपरिसमाप्ति क्रियाश्रयत्वम, ऐसा जो जिसमें ऐसा क्रियाश्रयत्व चला जाएगा वो काल वर्तमान काल कहलाएगा। जी अब जैसे देख लीजिए, वर्तमान काल को हम बहुत जल्दी समझ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें पॉइंट जरूर बताने हैं एक दो। जैसे आप मैगी बनाना प्रारंभ कर रहे हो मान लीजिए, ठीक है, मैगी बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट टाइम लगता है। जी तो आप मैगी पचती कब तक कह सकते हो? 2 मिनट के लिए। मतलब कि आपने उसमें पानी डाला, समझ रहे हैं ना? जी आपने पानी डाला, थोड़ा सा उबाला, फिर उसमें ये मिश्रण कर दिया, ये सब तमाम, तो इतने में जो 2 मिनट लगा या फिर जो 5 मिनट लगा, वो काल वर्तमान काल कहलाएगा। अन्यथा वर्तमान काल पकड़ कैसे सकता है कोई? देखो एक बार सोचने की है, अभी ये काल चल रहा है, जो चल रहा है उतना ही उतना वर्तमान, पीछे बीतता जा रहा है वो सब भूत, आगे आने वाला भविष्य। ऐसे तो वर्तमान काल तो बहुत क्षणिक हो गया, यदि देखें इस तरीके से वर्तमान काल तो बहुत क्षणिक हो गया। जी तो वर्तमान काल जो क्षणिक हो गया उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए क्या किया, आवाज बहुत दिक्कत कर रही है कि जो इसलिए ऐसा लक्षण बताना पड़ा, ये ध्वनि बहुत दिक्कत नहीं कर रही छोटू भैया, थोड़ा तो ये नहीं कर रही है। जी बहुत दिक्कत अभी सुनाई नहीं दे आप हाँ तो हम उसका लैपटॉप यदि आप अपनी वीडियो को जी इससे आए तो थोड़ा बताना, कोई बात नहीं। अब इससे हाँ बोलो, वीडियो को माने आपकी वॉइस और वीडियो दोनों है ना, इसलिए शायद इसीलिए दिक्कत नहीं कर रही, वीडियो को बंद है। नहीं, रुक जाओ एक सेकंड बस। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? थोड़ी थोड़ी कट रही है। एक मिनट रुकिए। आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। जी अब हाँ। हेलो, हाँ अब आ रही भैया। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है अभी। क्लियर है? अभी आ रही है। हाँ अभी तक तो क्लियर है।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। जी। चलो स्क्रीन वही रहेगा सेव। अब ये हुआ, सुनते रहना ठीक है, जहां ब्रेक करे तो थोड़ा बताना। जी तो अब ये हुआ, हमने ऐसा देखो, वर्तमान को पकड़ना मुश्किल था, क्यों? जो तुरंत बीतता जा रहा है वो भूत, और आगे आने वाला है भविष्य, तो वो तो काल कोई बहुत ही क्षणिक होगा। यदि वो जी क्षणिक काल है तो हम ऐसा कैसे प्रयोग कर सकते हैं कि सब भोजनम पचती, तो पचती प्रयोग तो कौन से टाइम पर हम करें? क्यों? उसने प्रारंभ किया है और समाप्ति पर्यंत वो यही कहता है कि मैं तो भोजन बना रहा हूं, बना रही हूं, या जी तो इसलिए उतने काल के लिए क्या कहना पड़ा कि भाई जब से आप वर्तमान। क्रिया का आरंभ कर रहे हो और उस आरंभ से अंत तक का जो काल है वो काल क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। काल वर्तमान काल कहलाएगा। जी अब जैसे कि अब इस लक्षण से क्या हुआ, चाहे मैगी बनाने वाले 2 मिनट हो, चाहे बीरबल वाली खिचड़ी हो, सबके लिए हम वर्तमान काल के लिए पचती प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो वर्तमान काल ये कहां तक चला गया, ऐसा कहने से वर्तमान काल चला गया आपका, कोई व्यक्ति 2-3 वर्ष में ग्रंथ को समाप्त कर रहा है। हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी लगभग 1 वर्ष में समाप्त होने वाला ग्रंथ है, लगभग 365 क्लासों में, है ना। तो जैसे मेघा जी जब 3 महीने हो चुके थे तब भी हमें यही प्रयोग करना पड़ता था, क्या कि मेघा लघु सिद्धांत कौमुदी में अधीते। जब 6 वर्ष हुए तब भी मेघा लघु सिद्धांत कौमुदी में अधीते प्रयोग, मतलब वो जब तक ग्रंथ समाप्त नहीं हो जाएगा। अब 1 वर्ष हो गया तो मेघा लघु सिद्धांत कौमुदी में अधीते है, 1 वर्ष पर्यंत तक वो अधीते प्रयोग आप कर सकते हो। कोई ग्रंथ चल रहा है यदि ज्यादा है, जैसे सिद्धांत कौमुदी है 3 वर्ष लगभग लगते हैं, तो उसके लिए हमें यही कहना पड़ेगा, अधीते प्रयोग ही करना पड़ेगा। तो अधीते यहाँ पर वर्तमान का प्रयोग है। बात आई समझ में? जी हाँ जी तो आप ऐसे समझे रहे इस बात को। तो वर्तमान काल क्या है आप समझ में आ गया होगा, क्रियाया प्रारंभतः समाप्ति पर्यंतो कालो वर्तमान काल। और कालों को हम बीच में कहते रहेंगे, और ये हमने भी लट लकार का सामान्य अर्थ बताया है, और लकार के जो विशेष अर्थ हैं कि लट लकार और कहाँ कहाँ होता है, अभी तो हमने केवल वर्तमान काल में बता के छोड़ दिया। लकारों के जो विशेष अर्थ हैं वो आपको बताए जाएंगे कहाँ, जब आप पढ़ोगे कौन सी प्रक्रिया, लकारार्थ प्रकरण जब पढ़ोगे तब आपको उनके विशेष अर्थ बताए जाएंगे। ठीक है, जी जी बात आई समझ में? जी इससे आवाज ठीक आ रही है ना? जी जी हाँ, सही बढ़िया। कह रहे। आज उसमें एयरटेल में भी थोड़ा सा दिक्कत है। अभी क्या है कि आप देख रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग हट गया है उसका, आप द्वारा से आ गया। चलो अब एक चीज आपने समझ ली कि हमें वर्तमान काल में लट लकार आता है, और लट लकार का जैसे कर्तृ कर्म भाव ये अर्थ है, वर्तमान भी एक ये अर्थ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? जी इसके बाद आपके ग्रंथ में क्या लिखा है उसे आगे पढ़ते हैं। आपके ग्रंथ में लिखा है भूसत्तायाम का सबसे पहले इस धातु को क्यों रख रहे हैं? देखो आपने जब सुबंत प्रकरण पढ़ा था तो वहां तो अकारादि क्रम से चले थे कि सबसे पहले जी आपने राम शब्द अकारांत लिया था, उसके बाद अकारांतों को पूरा करके सबको आकारांत विश्वपा पर गए थे, फिर इकारांत हरि पर आए थे। ऐसा किया था कि नहीं? आप महेश्वर सूत्र क्रम से चले थे, और उधर हलंतों में भी हयवरट क्रम से चले थे। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर भट्टोजी दीक्षित भूसत्तायाम लिख रहे हैं, तो यहां कौन सा क्रम आश्रयण किया है? तो कह रहे हैं यहां पर जो धातु पाठ है ना पाणिनि जी का, उसी क्रम को आश्रित करते हुए लिखा है। वहां पर भूसत्तायाम में पहली धातु निर्दिष्ट की गई है, उसको यहां पर लिखा। कुछ जी लोगों का ये भी मानना है कि भूसत्तायाम पहले देना आवश्यक है। उसमें कारण क्या है कि भू शब्द मंगलार्थक है, समझ रहे हैं ना?
जी भू शब्द क्या है? मंगलार्थ। क्यों? क्योंकि वो व्याहृतियों में आता है। भू, जी भुवः, स्वः, ये जो व्याहृति हैं इनमें तब तो सबसे पहला कौन है? भू। जी अतः ये मंगलार्थक है। अतः यहाँ पर भू धातु को पहले रखा हुआ है इन्होंने। जी। अच्छा ठीक है, भू को पहले रखा है। कहा ये सत्तायाम, सत्ता क्या चीज है? कि सत्ता, उसका अर्थ का निर्देश किया गया है कि भू धातु का अर्थ क्या है? सत्ता अर्थ है। ठीक है ना? जी चलो, जब भू धातु का सत्ता अर्थ है तो कह रहे हैं धातुओं का एक, इस धातु का एक का ही अर्थ है कि और भी संभव हो सकते हैं? तो भैया धातुओं के अनेक अर्थ संभव हो सकते हैं, इस बात को हम आगे बताएंगे। यदि उपसर्ग यदि लग जाते हैं तो धातुओं के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। इस बात को हम इस प्रकरण के अंत में और कहेंगे। ठीक है जी जितेंद्र जी, कभी कभार स्लाइड नहीं दिखती, उसका कारण नेटवर्क है उसमें से भाग जा रहे हैं आज चलो, लेकिन मेरी आपको लगातार आवाज आ रही होगी, उसको सुनते रहिए। बहुत अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, भूसत्तायाम तो कह दिया। कुछ लोगों का कुछ टीकाकार क्या कह रहे हैं, एक मैंने वो इधर की मैथिल संप्रदाय की एक टीका देखी थी। वो ये कह रहे थे कि भूसत्तायाम ये पाणिनि धातु पाठ का पहला सूत्र है। अर्थात वहां पर क्या, इस सूत्र का अर्थ क्या है कि भूसत्तायाम इत्यर्थे साधु, कि भू जो है सत्ता अर्थ में साधु है ना? तो ऐसा उनका ये भी कहना है कि ये जो है धातु पाठ का सूत्र भी है। वैसे भी कुछ व्याख्या किए हैं। चलो, अब यहाँ पर भूसत्तायाम को आप समझ गए हो कि सत्ता अर्थ है। सत्ता किसे कहते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा कर ली जाए। सत्ता का मतलब होता है, इन्होंने लिखा है आत्मधारणानुकूलो व्यापारं सत्ता। आप ऐसे समझ लीजिए, एक भाव में स्थित रहना है। आत्मधारण अनुकूल व्यापार, थोड़ा ये लघु कौमदी समझने में कठिन होगा। सत्ता का मतलब समझ लीजिए आप, स्थिति मात्रम, किसी चीज की स्थिति मात्रम होना। जैसे पर्वताः सन्ति, पर्वत हैं का मतलब स्थिति मात्र है। वृक्षा सन्ति, अहम अस्मि, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? उसकी सत्ता बतला रहे हैं कि भाई ये है, इसकी स्थिति है, ये आदमी जिंदा है ना, उसकी स्थिति है। ये सत्ता इसको कहते हैं, आत्म को धारण करना अवश्य। तो अनुकूल व्यापार सत्ता है। तो ठीक है, सत्तार्थ ये हो गया इसका। अब आगे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, कर्तृविवक्षायाम भूला इति स्थिति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अभी आपने जब लह कर्मणि चा भावी चाक्रम के बे जब सूत्र पढ़ा था, उसमें ये जाना था। अब देखो आपकी भू धातु, थोड़ा एक चिंतन कर लेते हैं कि भू धातु हो गई अकर्मक। भू धातु क्या हो गई? अकर्मक। क्यों अकर्मक हो गई ये धातु? कई धातु अकर्मक इसलिए हो गई कि जो आप कोई सा भी तीनों, हमारे तीनों चारों लक्षण में से घटा सकते हो। सबसे पहले कारिका को देखो, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, सत्तार्थ आ गया है जो कि अकर्मक है जी। या फिर आप ये कह लीजिए जिसमें है ना, किम इति आकांक्षा रहितत्वम, किम इस आकांक्षा नहीं हो, है ना, किम की आकांक्षा नहीं हो, जिसमें आप को लगा करके या किम लगा करके प्रश्न नहीं कर सकते, तो ये अकर्मक है। और दूसरी बात क्या है, तीसरी बात जो है, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम, ये लक्षण भी इसमें घटेगा। तो इसलिए ये धातु क्या है? अकर्मक है। चलो, अकर्मक है। अकर्मक होने से क्या निश्चय हुआ? अकर्मक होने से निश्चय हुआ कि जो लकार आएंगे इस धातु से, मतलब जो आप लट लाओ, लिट लाओ, कोई सा भी लकार लाओ, वो दो ही अर्थों में ला सकते हो। क्योंकि सूत्र में क्या लिखा है? अकर्मकों से कर्ता अर्थ में ला सकते हो, या फिर किस में ला सकते हो? भाव अर्थ में ला सकते हो। यही पढ़ा था ना आपने जी। तो कर्ता में लाओगे और भाव में लाओगे, तो भाव में जो लकार हैं वो तो हम आगे जब भाव कर्म प्रकरण दीक्षित जी ने, वरदाचार्य जी ने जहां दिया है आगे वहां पढ़ेंगे। अभी तो हम कर्ता अर्थ में आ सकता है, तो कर्तृवाच्य को पहले पढ़ेंगे। तो यहां पर आप जो भी पढ़ोगे वादीगण में, वो कर्तृवाच्य होगा सब।
इसलिए लिखा इसी बात को लेकर के कर्तृ विवक्षायाम, कर्ता अर्थ की विवक्षा होने पर क्या जी। लाएंगे हम, लकार लाएंगे। तो यहां पर किस किस की विवक्षा हुई, ये लकार कब आया, सबसे पहले कर्ता अर्थ की विवक्षा हुई, वर्तमान जी। काल की विवक्षा हुई सेकंड। जी। तो लकार के क्या अर्थ हो गए, कर्ता दो। और वर्तमान, इन दो जी। अर्थों की विवक्षा में जो है ला आया हुआ है, इसलिए लिख दिया कि भूला इति स्थिते, ऐसी स्थिति हो गई। अतः हमने भी ये भूला ऐसी स्थिति को इधर लिख दिया है। सब समझ में आ गया। जी। अब बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की ओर। अब हम इससे आगे, शोर कहां से हो रहा है, अब हम इससे आगे आज अब हम पढ़ेंगे कि अब लकार के स्थान पर कुछ आदेश होते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर वो आ नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ से वो अभी नेटवर्क भाग गया है मोबाइल का। लकार के स्थान पर कुछ आदेश होते हैं, इसलिए अगला सूत्र दिया तिप्तस जी सिप्तस्था मिब्बस्मस, मैं आपको दिखाता हूं। है आपको, जैसे आपने उधर सुओ जैसा मौट्स याद किया था ना, वो सूत्र उसी का ये भाई है, ठीक है, ये सूत्र उसी का भाई है। जी। तो क्या होगा, तिप्तस जी सिप्तस्था, इसको पढ़ते हैं चलिए। और जैसे वहां पर आपने प्रकृति प्रत्यय का सही से ज्ञान किया था, वैसा ही ज्ञान आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है जी। जी। सूत्र को ऐसे लिखा है इन्होंने मिला करके, मही, और फिर लास्ट में अर्थ उसका क्या लिख दिया कि एते अष्टादश लादेशासी, कि ये जो है 18 लादेश हैं। लादेश का मतलब लकारों के स्थान पर होने वाले आदेश। जी। तो ये अष्टादश जो लादेश हैं, तो क्या ये तो अब क्या होगा, ये सभी के सभी एक साथ होने लग जाएंगे, ला के स्थान पर ये 18 कूद पड़ेंगे एक साथ। इसलिए अब क्या किया, उनकी व्यवस्था बनाई तिप्तस जी की। व्यवस्था क्या बनाई गई, हमने उन सूत्रों को यहाँ क्रमशः लिख दिया है सभी को। सबसे पहली व्यवस्था बनाई कि लह परस्मई पदम, कि जो भी लादेश होंगे, ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, जितने भी लादेश हैं, आप यहाँ पर 18 लादेश देख रहे हो ना जी। इतने ही मत समझना लादेश। अभी जब आगे आप कृदंत प्रकरण पढ़ोगे, ध्यान दो जी, रीटीट वाले सभी छात्र जो है जब आप कृदंत प्रकरण पढ़ोगे तो वहां पर भी सत्री सानच वो भी है, लटके स्थान पर होने वाले हैं, है ना जी। तो हाँ, ऐसे ही लकारों के स्थान पर केवल ये 18 ही नहीं होते हैं, लकारों के स्थान पर कुछ और भी होते हैं, वो कृदंत प्रकरण में हम कहेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है ना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बता दी है ये बात। चलो, तो क्या होगा, लादेश जो होंगे वे परस्मई पद संज्ञक होंगे। तो लादेश हुए आपके तिप्तस जी, क्योंकि लकार के स्थान पर होने वाले आदेश हैं, अतः सबके सब क्या हो गए, परस्मई पद संज्ञक हो गए। तो सबकी ये जो 18 आपको दिख रहे हैं, इन सबकी कौन सी संज्ञा हो गई, परस्मई पद संज्ञा, 18 की परस्मई पद संज्ञा होगी, ठीक है। इसके बाद किया गया, क्या किया गया, कुछ विशेष जो हैं विशेष नियम बनाया, उससे कुछों की आत्मनेपद संज्ञा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तंगाना वात्मने पदम, सूत्र है, सूत्र का अर्थ क्या है कि तंग प्रत्याहार और सानच कानचौ च एतत् संज्ञासु, कि तंग प्रत्याहार और सानच कानचौ च एतत् संज्ञासु, वो इस संज्ञा वाले हो जाए। कौन सी संज्ञा, तो इस सूत्र में कही गई है आत्मने पदम, जी, ठीक है जी। हाँ विवेक जी क्या कह रहे हैं, वैसा आवाज कब कब आई ना है आवाज आ रही है, कब कब आ करके आ रही है,
कब क्या रही है, चलो आ तो रही है, बस क्या बढ़िया आ रही है आज। अब गर्मी में कब जाती होगी। सही है जी, बिल्कुल गुरु जी, सही आ रही है एकदम। मौसम के कारण ठंड लग रही है उसको। चलो सुनो, आगे सुनो, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है ना। यदि देखो आवाज कब कब वाली स्थिति है तो आप यहाँ कमेंट कर दिया करें, ठीक है ना, क्योंकि तुम बीच में जो रोक दोगे ना, रोको केवल पूछने के लिए, कब कब के लिए आप मैसेज कर सकते है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, अब क्या है, ध्यान दीजिए, सभी की एक साथ इन 18 की परस्मैपद संज्ञा की तगाना वात्मने पदम से अब क्या किया जा रहा है कि तंग प्रत्याहार और सानच कानच की आत्मनिपद संज्ञा होती है, एतत् संज्ञासी उत्युक्ते आत्मनिपद संज्ञासी, ठीक है जी। तो अब ये प्रश्न होगा कि जब आत्मनिपद संज्ञा इनकी कर दी तो तंग प्रत्याहार कितना है, कहां से कहां तक माना जाए, सबसे पहली चीज। जी। और हमने जो पूर्व में जो संज्ञा कर ली है उसका क्या करें, हमने तो पहले आत्मनिपद संज्ञा कर रखी है, ठीक है, वो सॉरी परस्मैपद संज्ञा कर रखी है उन 18 की, तो अब जो है आत्मनिपद संज्ञा किनकी करें। तो अब बताया जा रहा है कि ये जो तंग प्रत्याहार है ना, अभी बताते हैं, घबराओ नहीं, भी आने वाला। तो जो तंग प्रत्याहार है वो कहां से कहां तक बनेगा, उसके लिए तिप्तस जी सिप्तस्थ है, इसको सही से आपको याद कर लेना आवश्यक है। तो तिप्तस जी सिप्तस्थ, ये जो अष्टादश प्रत्यय हैं, इन्हीं में से बीच में से ही तंग प्रत्याहार बन जाता है। वो कहां से, इसमें ही बीच में आया हुआ है कि त आतांझ था साथाम ध्वम इट वही मही, ऐसा आया हुआ है, ठीक है ना। जी। हम सोच रहे हैं कि इसमें नेटवर्क आ ही जाए, नहीं तो इसका स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा उसका रोक करके, क्यों जी। जी। चलो कर ही देते हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन दिखाई देने लग गया होगा अब। जी। चलो क्या बताएं भाई, अब इसमें भी आ गए नेटवर्क। चलो मैं इमेज ही आपको दिखा देता हूँ, हम इस वाली इमेज पे चल रहे थे। चलो तो इसमें भी नेटवर्क आ गए हैं। अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है अपनी स्क्रीन पर कुछ, लोडिंग बता रहा है, दिख रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा, और तो सबको दिखाई दे। चलो चलो, तो आगे बढ़ लेते हैं। अब ये काली ब्लैक पट्टी ऊपर है ना, कोई बात नहीं, बनी रहने दो उसे, वो हट नहीं रही है हमसे, बाद में देख लेंगे। तो अब क्या हुआ देखो, ध्यान दें, अब इनकी जो संज्ञा कौन सी हो जाएगी, अब ये तिप्तस जी सिप्तस था निब्बसमस है, इसमें से ही बनता है त आताम झ, ये वाला प्रत्याहार, ठीक है, ये वाला प्रत्याहार बनता है। वो कहां से कहां तक, कहां से बनेगा, यहां से बनेगा त आताम झ, क्योंकि तंग प्रत्याहार की आपको आत्मनिपद संज्ञा करनी है, तो ताताम झ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब आप सही सही तरीके से ऐसे समझ लीजिए, हमने इधर विभाजन कर रखा है, इस ता से लेकर के और इस वाले ङ तक, यहाँ जो ङ आपको दिखाई दे रहा है ना, इस ङ तक प्रत्याहार बनेगा, कौन, तंग, और उसमें कितने आ जाएंगे वर्ण, मतलब कितने ही प्रत्यय आ जाएंगे, ये 9 प्रत्यय आ जाएंगे। तो ये जो तंग कहा गया कि तंग प्रत्याहार, तो तंग प्रत्याहार कितना आपको समझ में आ गया ना, इतना है तंग प्रत्याहार। जी। तो तंग प्रत्याहार की और तो तंग प्रत्याहार की आत्मनिपद संज्ञा हो गई। आत्मनिपद संज्ञा होने से क्या होगा कि पूर्व संज्ञा अपवाद, ये अपने पूर्व वाली संज्ञा का अपवाद हो जाएगा। तो इनकी पहले ताताम झ की पूर्व में परस्मैपद संज्ञा की गई है, तो अब वो नहीं होगी, बल्कि इनकी आत्मनिपद संज्ञा ही रह जाएगी, परस्मैपद संज्ञा हट जाएगी। बताइए समझ में जी। अब आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर कहा कि सानच कानचौ,
और सानच कानच की भी क्या हो जाती है, आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। ये सानच कानच क्या चीज है, कि सानच कानच भी ये प्रत्यय हैं जो कि कृदंत प्रकरण में बतलाए जाएंगे, तो ये भी आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। तो आपने क्या क्या जाना कि आत्मनेपद संज्ञक होते हैं तंग, तंग का मतलब 9 प्रत्यय ये, और सानच कानच टोटल कितने हो गए, 9 10 11, ये 11 प्रत्यय आत्मनेपद संज्ञक हैं। और ये ऊपर वाले जो 9 प्रत्यय ये और भी जो बच गए कृदंत में है, तिप्त जी 9 ये मस्तक, और ऊपर जो बच गए वो क्या कहलाएंगे, मतलब वो कृदंत में बच गए वो सभी के सभी परस्मैपद संज्ञक कहलाएंगे। तो जब हम आपसे कहें कि आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय करो इस धातु से, तो फटाक से वाले ठोक देना था आताम झा। जब हम आपसे कहें कि परस्मैपदी है धातु, तो खटाक से परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय ठोक देना। बताइए समझ में? जी हाँ, उससे तुरंत जो है परस्मैपद संज्ञक प्रत्ययों का योग कर देना। ठीक है, चलो इतनी बात जानने के बाद अब क्या बताया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि ये बताओ इनमें कुछ हमें विभाजन बताओ। ठीक है, जी तो अब इनमें आपको विभाजन बताया जा रहा है। अब विभाजन क्या बताया जा रहा है इधर, ये सूत्र वैसे आगे लिखे थे, तिंगस त्रिणी त्रिणी प्रथम मध्यमोत्तमा, उधर उधर थे अस्मद्युत्तमा से आगे, लेकिन हमने क्या किया, समान विषय को देखते हुए ने इन 2 सूत्रों को यहाँ खींच लिया है। ठीक है श्याम सुंदर जी, सब लोग, मनीष जी आप लौक सिद्धांत कॉमेडी चेक कर लेना, उन आगे से सूत्रों को इधर रख लिया है क्योंकि समान विषय था, थोड़ा यहाँ विभाजन करना आवश्यक था, इसलिए और विचार फिर उसके बाद में करेंगे। तो फिर क्या क्या जो है विचार किया, तो विचार ये किया अब इनसे जो है कि ये कह क्या रहे हैं सूत्र, सबसे पहले ये देखो, तो सूत्रों का ये कहना है कि ये स्पॉट लाइट चलो इसे हटा। हाँ अब सुनो, इसमें कैसा नेटवर्क है, चलो इसमें कमजोरी आ रहा है, उसी से रखें फिर, है ना। चलो, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा। अब यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि तिंग उभयो पदयो त्रैस्तिका क्रमादित संज्ञा, ये बताया जा रहा है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि तिंग उभयो पदयो, तिंग के जो उभय पद, तो उभय पद आप समझ गए होंगे, पहला परस्मैपद पद और दूसरा आत्मनेपद। तिंग क्या चीज है, अब तिंग को समझ लीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों में से प्रश्न कर रहे थे पहले दिन के, तिगंत का क्या मतलब है, पूछ रहे थे ना, तो तिगंते वादया, तो तिगंत का क्या मतलब है। तो तिगंत का मतलब ये है मित्रों कि ये यहाँ भी प्रत्यार है, ये मत समझना कि जो प्रत्यार बनते हैं वो अयुण रिलेट में ही बनते हैं। मैं आपको जब से अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ाया हूं, तो स्वौज समूह षष्ठाभ्याम यहाँ पर भी प्रत्यार बने थे। जी हमने आप प्रत्यार, सुप और सुट प्रत्यार, इनका खूब व्यवहार किया है वहां पर। यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पर भी प्रत्यार बनेंगे। एक प्रत्यार तो आपने देख लिया है तंग, एक प्रत्यार और देखो तिंग, तो ती से लेकर के इस महीन के न तक बनेगा। बताइए समझ में? जी ये कौन सा प्रत्यार है, तिंग। तो तिंग कहने से क्या होगा, तिंग कहने से तो 18 आएंगे, 9 परस्मैपद वाले, 9 आत्मनेपद वाले। और जी तंग जब हम कहेंगे तंग, तो तंग कहने से कितने आएंगे, केवल आत्मनेपद वाले, ताम झा इत्यादि। ठीक है, जी तो अब बताया जा रहा है कि तिंगह वयो पदयो हो, हमने यहाँ वो संज्ञा कर रखी है जो इस सूत्र के द्वारा बताई जा रही है कि तिंगह वयो पदयो, कि तिंग के जो वह पद और उनके जो त्रिकाहा, उनके जो त्रिक, त्रिक का मतलब तिगड्डा, 3 का जो है, जी तो समूह तिप्तजी इति प्रथम समूह, सिप्तस्थ ये द्वितीय समूह, मिब्बस मस्य तृतीय समूह, ऐसे ही 3 बना लो, ऊपर वाले के और नीचे वाले के भी। ता आताम झा, था साथम ध्वम और इडवई मही, तो इनके क्या होगा, ये कितने 1 2 3 4 5 6 3 के समूह बनेंगे इनमें से। ठीक है,
जी तो क्या होगा, क्रमादेत संज्ञा स्यु, उनकी क्रम से ये संज्ञा हो जाए। कौन सी संज्ञा हो जाए उनकी, कि प्रथम वह फर्स्ट नंबर पर, मध्यम सेकंड नंबर पर और उत्तम थर्ड नंबर पर। तो ये 3 संज्ञा कर लेनी है। तो हमने क्या किया, इसलिए देखो प्रथम संज्ञा की है। यहाँ पर क्या लिखा, प्रथम, प्रथम संज्ञा किन की है, तिप्तस जी। उसके जी। बाद आ जाओ दूसरे त्रिक पर, मध्यम संज्ञा किन की है, सिप थस थ, इन प्रत्ययों की मध्यम संज्ञा है। उत्तम संज्ञा किन की है, मिप वस और मस। यहां तक आ गए। अब जी। फिर अब ये 3 प्रथम मध्यम उत्तम समाप्त हो गए। अब फिर द्वारा से प्रथम से होगा अगले त्रिक में। अगले जी। त्रिक में गए आत्मनेपद वाले में, है। तो वहां जी। पर क्या किया कि फिर यहां से उनकी त आताम झ इति प्रथम संज्ञा, था साथाम ध्वम इति मध्यम संज्ञा, और इट वही मही, ये जो है कैसी संज्ञा है, उत्तम। उत्तम संज्ञा है। आपने प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा जान ली। सूत्र में क्या लिखा है, प्रथम मध्यम उत्तम, ये शब्द लिखा है ना, जी। प्रथम मध्यम उत्तमा यहां पर लिखा हुआ है। तो आप ये संज्ञा को समझ गए होंगे। अब जो है क्या कह दिया जाता है, हम यहाँ तो पाणिनि जी बताए हैं प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा, लेकिन कहते हैं कि इनकी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा हुई, तो पुरुष कहां से जोड़ दिया, जबकि पाणिनि जो सूत्र बना रहे हैं प्रथम मध्यम उत्तम, तो कह रहे हैं कि जब इसके साथ पुरुष लगा करके व्यवहार करते हैं ना, तो ये प्राचीन आचार्यों का व्यवहार है। प्राचीन आचार्यों का मतलब है कि पाणिनि जी से भी जो पूर्ववर्ती आचार्य थे, ऐसा नहीं कि पाणिनि से ही व्याकरण प्रारंभ हुआ है, पहले भी और थे वैयाकरण जी। तो वो क्या करते थे, इनको प्रथम मध्यम उत्तम को पुरुष व्यवहार करते थे, कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तो पाणिनि जी ने उसमें से पुरुष को हटा करके प्रथम मध्यम उत्तम ही रखा है केवल। बात आई समझ में? जी। तो चलो, आपने प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा समझ ली। अब आगे आ जाइए इधर अगले सूत्र में, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन नान्येकसः। सूत्र का क्या अर्थ हो जाएगा कि लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, कि जिनकी आपने प्रथमादि संज्ञाएं कर ली हैं, लब्ध, जी। जिनकी आपने कर डाल ली हैं, जी। प्रथमादि संज्ञाएं जिन्होंने प्राप्त कर ली हैं, जिन तिंग ने, उन तिंग में से त्रीणी की, अर्थात वही तिप्तस जी सिप्तस तमिबस्मस, वही त्रिक की, प्रत्येकम, उनमें से प्रत्येक की एक वचनादि संज्ञा स्यु, एक वचनादि संज्ञा और कर लेनी है। ऐसी आपने ध्यान करो कुछ संज्ञा वहां पर भी की थी सुवोज समौसस में। जी। तो यहां पर क्या कर ली आपने, ये संज्ञा और कर ली साथ में। कौन कौन सी, यहाँ पर लिखा एक वचनादि। एक वचनादि संज्ञा का मतलब है एक वचन द्विवचन बहुवचन, जो सूत्र में कही जा रही है, जी। जी। नान्य एक वचन द्विवचन नान्य का से यहाँ जो कही जा रही है, तो ये संज्ञा कर ली। तो क्या होगा, ती एक वचन तस द्विवचन झी बहुवचन, सिप एक वचन थस द्विवचन थ बहुवचन, मिप एक वचन बस द्विवचन और मस बहुवचन है। ऐसे ही ताताम झा में समझ लेना। अब आपको ये ढंग से याद होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं, बताइए श्याम सुंदर जी, जी। आत्मनेपद में मध्यम का बहुवचन क्या है, प्रत्यय, ध्वम। वेरी गुड। परस्मयी पद में मध्यम का द्विवचन क्या है, थस। और बहुवचन, था। और उत्तम का द्विवचन, वस। और उत्तम का एक वचन, मिप। प्रथम का बहुवचन परस्मयी पद में ही, जी। और आत्मनेपद में प्रथम का बहुवचन झा। ऐसे आप सभी को भी अभ्यास कर लेना चाहिए। मैं भी देख करके बता रहा हूँ। नहीं, अभ्यास बाद में कर लेना, इसलिए हम कह रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने अयुण स्कैन किए थे ना, उसके बाद मैंने दूसरी चीज स्कैन करने को बोली थी कि सुवोज समौसस को भी स्कैन कर लो, क्योंकि वो प्रत्यय हैं। ऐसे ये सब प्रत्यय, ये सब जुड़ेंगे धातुओं से, जी। तो इनको स्कैन कर लेना। जी। ठीक है,
अच्छा, जी, जी। और ये बात समाप्त हो गई इनकी, जो है इनकी वचन संज्ञा भी बता दी एक वचन। और क्या याद कर लेना, देखो तिप का ती बचता है, और इसमें विशेष बात और बता, जी। तिप का क्या बचता है? ती। ती। और तस्का तो आप देख ही रहे हो, तस्का तो तसा ही है, जी का जी है। तिप सिप मिप में ही इनके ती सी और मी बचते हैं, इनका प क्या हो जाता है? इत संज्ञक हो जाता है। जी। प इत संज्ञक हो जाने से क्या होगा, देखो इनको कहा जाएगा कि ये पित्त प्रत्यय है। कैसे है ये? तित पित्त। पित। और बाकी के प्रत्ययों में, चाहे वो परस्मयी पद के हों और चाहे वो आत्मनेपद के हों, और कहीं तो पकार नहीं जुड़ा है ना कहीं भी, जी। शांति निर्मल जी, हाँ, और कहीं जी, तो जी। नहीं जुड़ा है ना, और जगह नहीं जुड़ा है, इसलिए वो सब क्या कहलाएंगे? अपित कहलाएंगे। जी। वो सब क्या कहलाएंगे? अन्य जो प्रत्यय से तस झी थस थ वस मस, इतने तो परस्मयी पद में पित्त भिन्न प्रत्यय हैं। जी। आत्मने पद में कितने पित्त भिन्न प्रत्यय हैं? उसमें तो सभी के सब हैं, तातम जथा जी। सत मिट वही मही, ये सब प्रत्यय क्या है? पित्त भिन्न है। जी। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इनका आगे चल के बहुत काम पड़ने वाला है, इससे ही पूरा व्यवहार अटका हुआ है, कृदंत तक, यहां तक जी। नहीं, कृदंत तक अटका हुआ है। जी। ठीक है, जी। हाँ। चलो, अब क्या करिए, आपने पित्त समझ लिया और पित्त भिन्न समझ लिया। पित्त भिन्न को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं अपित प्रत्यय, या तो जी। पित्त भिन्न कह लीजिए या फिर उन्हें कह लीजिए वो अपित है। अपित। जी। अच्छा, अभी क्या किया जाएगा आगे चल के, ये जो आप जो है तिंग है ना, तिंग अपना तिप्त झी से लेकर के महिंग तक, जी। ये सब के सब 18 प्रत्यय की आगे सार्वधातुक संज्ञा और की जाने वाली है। तो सार्वधातुक संज्ञा के कारण क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर, जो अपित सार्वधातुक हैं वो सभी के सभी नितवत हो जाएंगे। एक नई चीज बता रहा हूं, ये आगे भी मैं हालांकि बताऊंगा, लेकिन स्मरण पहले से दिला रहा हूं कि आपके दिमाग में थोड़ा ये प्रत्ययों का वर्गीकरण दिमाग में बैठ जाए। जी। तो बताइए, अपित जो सार्वधातुक होंगे वो नितवत होंगे। सार्वधातुक का मतलब यही जो प्रत्यय आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी सार्वधातुक संज्ञा जी। होगी, आगे कही जाएगी। अच्छा, अपित सार्वधातुक कौन है? टिप सिप मिप को छोड़ करके बाकी सभी अपित सार्वधातुक ही है ना, जी। जी। तो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? नितवत। वो सब नित नित समझे जाएंगे। जी। तो आप क्या समझे अब तक कि पित्त प्रत्यय तीन, टिप सिप मिप, और इनको छोड़ करके बाकी के जो अपित है वो नितवत समझ लिए जाते हैं, यदि उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है तब, जी। इस कंडीशन में। तो थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या नहीं? हाँ। अच्छा, एक बात और, जैसे आपने जानी कि तिप का ती बचता है, सिप का सी बचता है, मिप का मी बचता है, ऐसे ही इट, और कहाँ क्या इत संज्ञा है? और कहीं कुछ इत संज्ञा नहीं है, इट की ई बचती है, यहाँ पर ट उच्चारण के लिए जोड़ा गया। इट में ट क्या है? उच्चारण के लिए जोड़ा गया है, इसको हटा देना इत संज्ञा करके, ई बचेगा मात्र। और महिंग में ng जो जोड़ा गया है वो प्रत्यार बनाने के लिए जोड़ा गया है कि तिंग और तंग प्रत्यार बना सकें। अभी आपने उनका व्यवहार कर जी। किया है। उसका क्या बचता है? मही बचता है। जैसे यहाँ पर वही है, ऐसे यहाँ पर क्या बचता है? इसका मही बचता है। मही। और कहीं कोई संज्ञा नहीं होती है, बस इतनी ही प्रत्ययों में संज्ञा जानना। सुअर जैसा मूल सस में तो बहुत जगह संज्ञा के बाद कुछ अलग अलग बचता था, याद जी। है जी। कि नहीं? जी। 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 यहाँ पर वो पचड़ा थोड़ा सा कम है। तो बात आई कि नहीं समझ में आप लोगों को? जी। तो आज फिर यहीं तक रख लेते हैं, आगे चल जी। करके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो आपने तिप्तझी प्रत्यय लाए और प्रत्यय कहे, इनका जो वर्गीकरण कर लिया, तो हम इस भू धातु से क्या करें? परस्मयी पद संज्ञक प्रत्ययों को करें कि आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों को करें? इनमें से करें कौन सा प्रत्यय? इस बात को हम समझेंगे कल है। अर्थात हम अनुदात आत्मने पदम स्वरित कर्तव्य क्रिया फले इत्यादि सूत्रों को समझते हैं कल। कल हम संभवतः अवकाश रखेंगे, थोड़ा प्रतिपदा है, हम परसों से कहेंगे फिर, है ना जी। जी। तो चलो हाथ समापन ही कर लें। आपको यदि कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लीजिए। तो हरप्रिया जी का है।
हरप्रिया जी बोलिए पहले। प्रणाम गुरु जी। जी हर हर महादेव। ये जो सूत्र है तंग प्रत्याहार से जैसे हम बाद में वो मतलब तंग वो प्रत्याहार। परस में जैसे तंग प्रत्याहार से बोले कि ये आत्मनिपदी में जाएंगे, हाँ, तो हाँ, ऐसे ही परस्मैपदी के लिए भी वो प्रत्याहार बना के अलग से बना सकते थे। पहले अरे वो सबको एक साथ क्यों बनाए? पहले एक साथ क्यों बनाए, देखो क्यों बनाए एक साथ, बिल्कुल बिल्कुल। इनका के प्रश्न कहने का मतलब है कि पाणिनि जी ने जब ये दो विभाग करने ही थे, पाणिनि जी को जब दो विभाग करने ही थे, तो पहले उन्होंने तिंगों की पूरे तिंग का मतलब टोटल 18 इन सब की क्या कर दी, पहले परस्मै पद संज्ञा कर दी। ठीक है ना? जी स्क्रीन शेयर करूं, कैसी समझ जाओगे? समझ जाएंगे। चलो कर देता हूं, कुछ लोगों को शायद प्रश्न, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ये लीजिए। इनके कहने का मतलब है कि आपने पहले क्या कर दिया है कि ये तिंग का मतलब हो गया तिप्त जी के ती से लेकर के इडवई महीन तक जो 18 प्रत्यय हैं, लह परस्मई पदम द्वारा इन सब की एक साथ परस्मई पद संज्ञा कर दी, परस्मई पद संज्ञा कर दी। फिर आपने क्या किया, आपने फिर उसके बाद में उनकी परस्मई पद संज्ञा हटा करके आगे से उन जो तंग यहाँ से जो तंग प्रत्यार बनेगा उनकी फिर आत्मनिपद संज्ञा कर ली। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, बल्कि यही कह दो कि भैया पहले वाले 9 की परस्मई पद, बाद वाले 9 की आत्मनिपद, झंझट ही नहीं रहेगा। 18 की पहले तुम करते फिर परस्मई पद संज्ञा, और फिर उसमें से कहीं कहोगे नहीं भैया आत्मनिपद संज्ञा लास्ट वालों की होगी, अब है उनकी परस्मई पद संज्ञा हट जाएगी। ऐसा क्यों कहना? तो ध्यान रखिएगा इसका क्या है, पाणिनि जी ने जो व्याकरण शास्त्र की रचना की है, ध्यान दीजिए सब लोग, पाणिनि जी ने जो व्याकरण शास्त्र की रचना की है वो उत्सर्गापवाद नियम को लेकर के की है। पाणिनि जी क्या करते हैं, हमेशा पहले वो सामान्य नियम बनाते हैं, पाणिनि जी सामान्य सूत्रों को बनाते हैं, उसके बाद उसके विशेष सूत्र बनाते हैं उसको बांधने के लिए, जिसे अपवाद सूत्र कहा जाता है। ऐसे ही करके व्याकरण शास्त्र बनाया जा सकता था। जैसे मैं आपको एक ध्यान दिलाऊं, जैसे आपने आदगुणा पढ़ा, आदगुणा का अपवाद फिर उन्होंने क्या बनाया, वृद्धिरेचि बनाया। जब पाणिनि जी को तो सब पता है ना कि गुण कहाँ हो पाएगा, अवर्ण से अकार को भी हटा दो, अवर्ण से ई उ री ली इतने के परे ही रहते गुण होना है, तो यही बोलना था कि अवर्ण से एक परे हो। लेकिन पाणिनि जी क्या कर रहे हैं, आदगुणा बना करके भी उन्होंने अकस्वर्ण दीर्घ वृद्धिरेचि को बनाया, अर्थात उत्सर्ग सूत्र का अर्थात सामान्य सूत्र का विशेष सूत्र से बांटते हैं। पहले पाणिनि जी सामान्य नियम बनाते हैं, विशेष रूप में अपवाद रूप में, ये पाणिनि जी की शैली है। ऐसा ही आचरण उन्होंने यहाँ पर किया है, पहले उनकी साधारण एक संज्ञा कर दी, फिर उनको बाध करके आधे प्रत्ययों की दूसरी संज्ञा कर दी। ठीक है ना, ये पाणिनि जी की शैली है। ठीक है जी, ठीक जी। उन्होंने पूरा शास्त्र इसी तरीके से लिखा है उत्सर्ग अपवाद रूप में, इसलिए ऐसी बातें आगे से याद रखना। चलिए और कोई प्रश्न है चार लोगों के? चार लोगों में वैष्णवी जी हैं पहले, यहाँ बताइए। प्रणाम सर। जी हर हर महादेव। और ठीक है आप? जी सर, आप? हाँ ठीक है, बहुत दिनों में दिखाई देती हो। नहीं सर, आप रोज रहूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन रोज रह लो, फिर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर सब बिजी हो जाएंगे, है ना? नहीं सर, अभी अब रहूंगी। ठीक है, बोलिए बोलिए क्या प्रश्न? सर ये पित प्रत्यय एक बार फिर से समझा दीजिए ना। टित? जी। टित मतलब लट लिट लुट माने उधर टित समझाना है? नहीं सर, ये पित प्रत्यय जो है। अच्छा पित बोलिए, अच्छा मैं समझा टित। अरे कुछ नहीं, ये बताओ तिप सिप मिप इनमें तीन में ही प जुड़ा हुआ है ना? जी सर। तो जिसके प का प जिनका इत हो जाए, इत मतलब जिनके प की इत संज्ञा हो जाए, वो प्रत्यय क्या कहलाएंगे? इत मतलब जिनका प इत हो जाए तो वो पित। जी। तो इसलिए तिप सिप मिप में ही प जुड़ा हुआ है, वह उनका इत संज्ञा होकर के हट गया। जी। तो पित प्रत्यय कितने हुए? तीन।
टिप्स में और कहीं तो प नहीं जुड़ा हुआ है ना 18 प्रत्ययों में, देख लो ध्यान नहीं से, सर। और जगह नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जी तो इसलिए क्या कहलाएंगे, वो सभी के सभी अपित कहलाएंगे। यहाँ पर प जुड़ा हुआ है, वो अपित कहलाएंगे। बात आई समझ में? जी सर। सर एक और था हाँ, तो इसको एक बार, हाँ बताइए बताइए। सर, ये जो है ना प्रारंभ समाप्ति अभिव्याप्ति विद्यमान कालो वर्तमान, इसको भी एक बार से बता दीजिए ना। अच्छा जी, ये सुन लीजिए। देखो क्रियायाः, पहला देख लीजिए, क्रियायाः प्रारंभात् समाप्ति पर्यंत कालो वर्तमान, पर्यंतो जी। कालो वर्तमान, पर्यंतो नहीं, यहाँ पर्यंतः लिखना चाहिए मुझे, ये ओकार गलत लिख गया है, क्योंकि आगे वो संधि नहीं हो पाएगी ना, आगे ककार है। पर्यंतः काला, दो प्रकार की संधि हो सकती है, यहाँ पर पर्यंतो काले ये नहीं हो पाएगी। तो क्रियाया प्रारंभतः समाप्ति पर्यंतः कालो वर्तमान, ये ठीक है, आपने ध्यान दिला दिया इसकी के बहाने। क्रिया के प्रारंभ से, अर्थात क्रिया के प्रारंभ से का मतलब है जैसे किसी ने पकाना आरंभ किया, तो जब से आपने पकाना आरंभ किया, अग्नि जलाई, पानी डालना स्टार्ट किया, और ये पक करके बन के जब तैयार हो गया, एकदम चावल बन गए, तो क्रिया का आरंभ कब से किया था? चावल बनने से पहले से। और अंत तक का जो काल होगा वो वर्तमान काल कहलाएगा। अंत तक मतलब जब तक वो पक न गए। अब वो वर्तमान काल कहलाएगा, मतलब वो कितना भी टाइम लगे, 2 मिनट लगेगा तो वर्तमान काल है, 10 मिनट लगेगा तो वर्तमान काल है। यदि बीरबल की खिचड़ी है थोड़ा देर में पकी तो 6 घंटे का भी काल वर्तमान काल ही कहलाएगा। ये नहीं कहना कि अरे अब 2 घंटे तो बीत गए, उसमें से वो भूतकाल में चला गया, ऐसा नहीं। प्रयोग वही होगा कि बीरबल खिचड़ी पाचयति है प्रयोग यही होगा तब भी। ठीक है, बात आई समझ में? जी सर। और समझना है कि इसमें से कुछ इतनी से काम चल जाएगा? हो जाएगा सर। चलो, तो वर्तमान काल समझ लिया। चलो और बताओ, और किसको क्या समझना है, बोलिए। और नंबर किसका है जी? आप कौन उठाए थे? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ ये है पुरुषोत्तम शर्मा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? पुरुषोत्तम जी थोड़ा बताएं। ये आपने, हाँ हमने भी पूछना चाहा था, आपने पहले भी थोड़ा संकेत दे दिया वहाँ पे पुरुष विशेष वाला। लेकिन हमने ये सोच कहीं इसका निर्धारण है या फिर आर्षत्वात् मान लेते हैं? नहीं, प्राचीन आचार्यों की संज्ञा है पुरुष, उन्होंने प्राचीन आचार्यों ने जोड़ा हुआ है। पांडु जी तो प्रथम मध्यम उत्तम ही कहते हैं कि पूर्व ऋषि जो है। आप ऐसा करिए पुरुषोत्तम जी, आपकी आवाज, ने पुरुष को नहीं माना, पांडे जी ने माना नहीं, उत्तम कह के कार्य चलाया है। हाँ देखो पांडे क्या है, थोड़ा लंबी संज्ञा हो जाती है ना, पांडे जी लंबी संज्ञा से बचे हैं इसलिए प्रथम मध्यम उत्तम तक ही रह गए हैं वो जी। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, उनका प्राचीनों से विरोध नहीं है ऐसा कहने से, मान सकते हो तुम, पर पांडे जी ने जो रियल संज्ञा की है प्रथम मध्यम उत्तम की है, अतः हमने भी उसे वही रखा है जी। ठीक, बताइए ना समझ में? बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आप कमेंट करके पूछ लिया करें, है ना, आपकी आवाज फंस जाती है। हाँ चलिए, अब पुष्कर तिवारी जी क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। प्रणाम भैया। महादेव महादेव। आपने बीच में ला आदेश में बताया था कि कुछ कृदंतों की भी ला आदेश होते हैं कृदंत प्रत्ययों में। हाँ, कृदंतों में होता है ना, जैसे लटः सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणे। वो सभी प्रत्ययों में होते हैं कि कुछ गिने चुने प्रत्ययों में? नहीं, अरे लट के, जैसे लट के स्थान पे होते हैं ना, ऐसे लट के स्थान पर और भूतकालिक प्रत्ययों के स्थान पर भी हैं कुछ, देखना वहां पर उस प्रकरण को कृदंत में जाकर के। कुछ कुछ प्रत्ययों में कि उसमें सभी प्रत्ययों में होंगे? लकारों में कहिए ना, लकारों में जी, लकारों के स्थान पर जो प्रत्यय होंगे कृदंत में वो सभी लकारों के प्रत्यय होंगे कि जैसे णबुल त्रिचौ है वो भी होगा, सभी जितने भी प्रत्यय कृदंत में कहे गए? सभी नहीं, उसमें से कुछ सभी नहीं है, जितने भी है वो सभी नहीं है, ठीक है ना।
जी जी हाँ हाँ, क्योंकि वहां पर भी अधिकार तो चलाया, आप अष्टाध्यायी को उठाकर देखेंगे तो भूते का अधिकार चलाया है, तो भूते के अधिकार में कुछ प्रत्यय कह दिए गए हैं, पर वो वहां पर लंग इत्यादि के स्थान पर नहीं कहे गए हैं, सीधे सीधे कह दिए हैं। क्या है, पढ़ा है। लेकिन कुछ प्रत्यय, हाँ कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो लकार के स्थान पर कहे गए हैं, उसको देख लेंगे और कृदंत प्रकरण पढ़ेंगे, वो आगे आएगा ही, ठीक जी है जी ना। जी प्रणाम। हाँ उसकी चिंता नहीं करिए, आगे आएगा। चलिए अब है प्रसाद अनिल दांडेकर जी। प्रणाम गुरु जी। जी हर हर महादेव, कहिए। आप जो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से कैसा है कि मेरा पहले का थोड़ा कच्चा है, अच्छा तो थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मतलब और क्या पढूं मैं? उसके समझ लिए में आप ये नहीं आ रहा है, करिए। मैं मतलब और पक्का कैसे करूं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कर लीजिए, कुछ अपने पास पुस्तक मंगवा लीजिए, या तो गोविंदाचार्य जी की लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक है, चौखंबा से प्रकाशित है, उसे मंगवा लीजिए, या फिर विस्तार से और समझना चाहते हैं तो भैमी व्याख्या मंगवा करके पढ़िए। दो, थोड़ा अपने से थोड़ा सेल्फ स्टडी रखिए। तीसरा नंबर हाँ ये वही, कि इसीलिए मैंने पूछा कि आप थोड़ा गाइड करिए ना कि क्या पढूं मैं, तो बिल्कुल मेरे थोड़ा बिल्कुल, दिमाग में जाए। और लगभग हमारी ये 50 मिनट की ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, इस 50 मिनट की वीडियो को देख लो। ये जैसे कि आपने पहले भी कहा कि सुअजस वगैरह, तो वो तो मुझे इतना नहीं आता है। हाँ उसके लिए वीडियो आप वो देख लीजिए, हमने जो बता रखा है वो इसमें से। अच्छा, और कोई दिक्कत हो हम आपके लिए सर्वदा उपस्थित हैं, हमसे फोन कर और एक लीजिए, थोड़ा फोन नहीं कर पाते हो तो व्हाट्सअप कर लीजिए। एक्स्ट्रा डाउट है, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। प्रतिपदा को अनध्याय क्यों रहता है? ऐसी परंपरा है, एक श्लोक मिलता है कि प्रतिपद पाठ विनाशिनी। वैसे मैं बहुत कम अध्याय मैंने पिछले बार में प्रतिपदा इत्यादि तिथियों में भी पढ़ाया है। कारण यह है कि नेट, जब हम नेटवर्क पर जुड़ते हैं ना, आप देख रहे हो आज नेटवर्क समस्या है, तो कभी तो हम कभी नेटवर्क समस्या हो जाती है तो क्लास कट हो जाती है ना। हम जी ट्राई जी। करते हैं, लेकिन कल कुछ कारणों बस हमें वो रखना पड़ रहा है, नहीं तो कुछ अवकाश हमने खत्म कर डाले हैं। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है भाई, मैं तो ये मानता हूँ ऑनलाइन क्लास का अवकाश तब होना चाहिए कि बारिश हो रही हो, नेट नहीं आ रहा हो, अवकाश हो गया। अब इसको बरोबर है, अष्टमी बरोबर। प्रतिपदा से संबंध हटा देना चाहिए, उसको हम अब धीरे थोड़ा धीरे हटा रहे परिवर्तन हैं, होना चिंता मत चाहिए, करो। हाँ उसको परिवर्तन अब हम होना हटा चाहिए। रहे हैं धीरे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ओके पूर्व ओके। परंपराओं का पालन भी कर लेते हैं। ऐसा एक श्लोक आता है, अष्टमी गुरु हंती च शिष्यंती चतुर्दशी अमा पूर्णा वयोरंती और प्रतिपद पाठ विनाशिनी ये है कि तो मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी मंगवा के वो पढ़ूं? हाँ वो पढ़िए, और जहाँ तो अभी कंफ्यूजन हमारा हो, कौन सा पाठ चल रहा है उसमें से मैं देखता हूँ, किसी के पास होगा। तिगंत प्रकरण, भुआदी प्रकरण ये पढ़ ये थोड़ा अपने पास पुस्तक रखिए, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। जी 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 गुरु, नो पुस्तक प्रॉब्लम रखना परम आवश्यक है ना? जी। तो कल लेक्चर है कि नहीं? कल अवकाश रख लेते हैं, आपका क्या ओके, कहना है? थोड़ा रख लेते मेरा हैं, और भी कुछ मुझे काम बचे चलेगा, हुए कोई हैं, प्रॉब्लम आपके उन चलेगा। कार्यों को निपटा लेते हैं, ठीक है। जी जी। चलो, मनदीप रावत जी आप क्या कहना चाहते हैं? गुरु जी प्रणाम। महादेव जी गुरु जी, आपने कल बताया था जैसे कि राम सेते है, जो शयन करने की क्रिया है वो अकर्मक है। हाँ 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 हाँ, तो जैसे जो सर क्री धातु है वो अकर्मक है कि सकर्मक? करना जो है जी जो क्रिया कर्म क्या कर्मक है। जी। आपने ये बताओ, लज्जा सत्ता स्थिति जागरण उस कारिका में कहीं आई है? उसमें तो नहीं आई है। नहीं आई है ना, जी। तो ये क्या हो गई? सकर्मक हो गई, करना अगर क्रिया। गुरु जी ऐसा वाक्य कोई बनेगा जैसे राम शयनम मतलब करोति। प्रश्न भी उसमें हम प्रश्न भी कर सकते हैं, किम करोति। हमने दूसरा जी भी तो था, किम इत्यादि आकांक्षा से रहित होना चाहिए, तब वो अकर्मक की श्रेणी में जाएगा। वहां तो हम कहते हैं जी किम करोति भोजनम करोति है जी। ऐसा वो कह सकता है ना। गुरु जी तो अगर ऐसा ऐसा वो वाक्य कह बनेगा ना सकता है। कि राम शयनम करोति, तब तो देखो तब क्या ये? ऐसे से नहीं बनाओ, ऐसे तो केवल जब सेते प्रयोग करो तब, निद्राती प्रयोग करो तब के लिए है। अब यहां पर क्या कर दिया आपने, करोती कर दिया ना, जी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब निर्धारण नहीं हो पाएगा। जो भी ये देखो, और भी एक विशेष बात जान लीजिए कि जो करोती क्रिया है, ये
एक सामान्य क्रिया के लिए प्रयोग हो सकती है, जैसे शयनम करोति, भोजनम करोति, रोदनम करोति, तब आपको विचार नहीं करना है सकर्म कर्मक के विषय में इस तरीके से, क्योंकि साधारण क्रिया है। जैसे भवती क्रिया है ना, तब ये सामान्य क्रिया की कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन उसका आप वास्तविक देखोगे हटा करके, उनसे आप भोजनम के साथ शयनम के साथ नहीं जोड़ें, तब वो क्रिया जो है सकर्मक ही कहलाएगी, है ना। उससे तब हटा करके आपको देखना है, नहीं तो क्रिया सामान्य हो जाएगी ना ये जी। आप उसका विशेष के साथ योग कर रहे हो, विशेष क्रियाओं के साथ। चलो बढ़िया है मनदीप रावत जी, आप बढ़िया प्रश्न पूछे हो, हमें बड़ा आनंद आया कि आप बड़े गौर से सुने इस सब चीजों को, है ना। भले ही कल का वो प्रश्न था, लेकिन आपने पूछ दिया तो आज फिर। अच्छा मनीष जी भी पूछना चाहते हैं? हाँ जी मनीष जी, आप भी कह दीजिए। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ महादेव जी गुरु जी, जैसे अभी मनदीप जी ने प्रश्न किया, तो इसी हाँ, तरीके का मेरा प्रश्न था। भू धातु जो है, इसमें भी किम भवती बोल के प्रश्न कर सकते हैं। अकर्मक क्रिया कर्मक बता रहे हैं, किम तो इसमें भी जुड़ सकता है। इसलिए तो हमने वो कहा है, वो साधारण नियम है प्रायः, इसलिए। और हमने नियमों में और भी क्या बता रखा है, लज्जा सत्ता स्त्री जागरण, उनको गिनवा भी रखा है कि सर्थ वाली धातुएं कर्मक होंगी। वो तो एक थोड़ा जल्दी पकड़ करने के लिए, हाँ सत्तार्थ वाली धातुएं कर्मक है, सत्तार्थ वाली, गमन अर्थ वाली आया है ना उसमें, लज्जा अर्थ वाली। जी जी जी। तो ऐसे करके उसे जल्दी से पकड़ कर सकते हो। और हम उस वाले लक्षण से देखेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। हम कहेंगे कि फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम, तो थोड़ा वो क्या है, थोड़ा लंबा पड़ जाता है, जहां पर फल और व्यापार एक ही अधिकरण में स्थित होता है। तो ठीक है गुरु जी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी जी। तो चलो फिर समापन करते हैं फिर अब, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम भैया। नमो नमः शुभ रात्रि गुरु जी। नमो नमः गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, शुभ रात्रि।